इसी तरह प्रीसीजन फार्मिंग की बात करती है गवर्नमेंट, एआई की बात करती है। एक 2.5 एकड़ का किसान 5 लाख की एआई जो कोई भी या कोई टूल है, कोई क्या बोलते हैं इसको, नहीं वो क्या बोलते हैं इसको, जो पोली हाउस नहीं, ड्रोन है, तो वो कैसे अफोर्ड कर लेगा? तो इन चीजों के लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, जिससे कि वो कस्टम हायरिंग के बेसिस पर वो यूज हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है कि आपको एनालिसिस के बेसिस पे पता लग जाए कि कितना केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना है, किस टाइम पे आपने पानी देना है, कितना पानी की जरूरत है, कितना आपको पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करना है, कब करना है, आपको पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाए वेदर के बारे में। तो उन चीज़ों की टेक्नोलॉजी किसान अफोर्ड नहीं कर पाता, हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो वहाँ गवर्नमेंट को पीपी मोड में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट अपना ये सोचती है कि भाई हम इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि इतना बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि आपकी लगभग 40% पॉपुलेशन को सपोर्ट दे रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है। तो वहाँ एक बहुत बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इसी तरह ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन है, जो कि हमारी वाटर स्केर्सिटी, क्योंकि अभी तक भी हमारा जो है लगभग 50% एरिया रेन फेड है, अभी तक इतने सालों की हमारी इंडिपेंडेंस के बाद भी ना हमारे पास उसके प्रति कोई, जो उस मेजर एरिया है 50%, उसके जो भी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है, ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं, वो अभी तक भी हमारे पास नहीं है, और वहां हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन के लिए भी कम से कम गवर्नमेंट ने आने वाले बजट में 20 से 25 हजार करोड़ का प्रोविजन करना चाहिए। अकेली पेपर पर कोई स्कीम दे दी और उसका बजट आपने कहीं प्रोविजन नहीं दिया, तो उसका कोई फायदा नहीं। वो तो एक सिंपल आपकी पेपर वर्क है। इसी तरह मैं तो एक मानता हूं, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इतने साल के एक्सपीरियंस की, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कि किसी भी तरह की सब्सिडी है, किसी भी तरह की, दैट ब्रीड्स द करप्शन, वो करप्शन की जड़ है। हम खुश हो लेते हैं, कोई भी सब्सिडी आपको उसका नेट लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। फायदा कभी किसी भी सब्सिडी से किसी किसान भाई ने उठाया हो तो मेरे को अभी बता दो, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने हाई प्राइसेस पे, एक मान लिया स्प्रिंकलर सेट की सब्सिडी है, उसका नोजल 2 रुपये में मार्केट में मिल जाएगा, वो आपको 100 रुपये में मिलेगा सब्सिडाइज्ड रेट पे। इसी तरह, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्क वो होते हैं, भाई इस कंपनी से खरीदना है या इस दुकान से खरीदना है, इस कंपनी का मार्का है, ये खरीदना है, तो ऑलरेडी आपको इन्फ्लेटेड प्राइस में मिलेगी। उसके कंपटीशन में आप मार्केट में, ओपन मार्केट में जाओगे तो उससे कम रेट में मिलेगी जितनी आपकी सब्सिडी है। इसी तरह पोली हाउसेज की, फार्मर्स को बेचारों को हाई रेट पे सारा मटेरियल मिला, और वो सब्सिडी के लिए कई किसानों को तय हो सकता है वो सब्सिडी अभी तक भी ना मिली हो। तो सब्सिडी की बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिक्वायर्ड मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, वो किसान को प्रोवाइड की जाए।
बनिस्बत के कोई किसी तरह की सब्सिडी देने की। सब्सिडी एफपीओ है, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इस पे भी मेरे ख्याल में सब्सिडी मिलती है। कोई एफपीओ जो वर्क कर रही हो या किसानों को कोई फायदा हुआ हो? मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अगर कोई एफपीओ है जो एक्चुअल में काम कर रही है और जो सब्सिडी उस पर मिलती है, उसका कोई बेनिफिट हुआ हो किसी एफपीओ को, वो भी इनडायरेक्ट वे से कॉरपोरेट हाउसेज की को जाती है सब्सिडी। उन्हीं ने अपने बेनामी किसानों के नाम से एक एफपीओ बना रखी हैं। जैसे खेल आपने देखा होगा कि प्रोक्योरमेंट के उसमें होता है, इसी तरह वहां खेल खेला जाता है। आज किसान को एक्चुअल एफपीओ और एक्चुअल कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जरूरत है, कोऑपरेटिव फार्मिंग की, कोऑपरेटिव मार्केटिंग की। जैसे कि गुजरात का आनंद मॉडल है, वो क्या है, वहां किसानों की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, खुद की किसान चलाते हैं उसको, इसीलिए वो एक सक्सेसफुल मॉडल है। या कुछ साउदर्न स्टेट्स में एफपीओ भी हैं कुछ सक्सेसफुल, पर अपने यहाँ मेरे को नहीं लगता कोई नॉर्थन इंडिया में कोई एक्सेप्शनल केस हो सकता है। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है कोऑपरेटिव सक्सेसफुल? क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में जाएं, मेन रीजन हिस्टोरिकल है। पहला रीजन तो ये है कि यहाँ गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, चाहे वो शुगर मिल ले लो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक ले लो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ले लो, चाहे वो कोऑपरेटिव मार्केटिंग ले लो, टोटली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि रूट लेवल से किसानों की खुद की सोसाइटी हो, गवर्न बाय किसान। मैंने उसके बारे में पढ़ा है, हम जो डेयरी है गुजरात की, वहां वो लेडीज ने स्टार्ट की थी ऑर्गेनाइजेशन, और बड़ा एक पिक्चर भी आई है उस पर। बहुत बड़ा स्ट्रगल उन्होंने किया, जो ऑलरेडी वहां डेयरी चलाते थे, बड़े बड़े डेयरी फार्मर थे ना, हाउसेस थे। उन्होंने उसको फेल करने के सारे हथकंडे अपनाए, पर उन लोगों ने, लेडीज का बड़ा महत्व रोल है उसमें, और एक उनको लीडरशिप डॉक्टर कुरियन जैसे मिल गए। उन्होंने अपना सारा दूध पहले सोसाइटी को बेचा और घर का कंजम्पशन का दूध वापस सोसाइटी से लिया, वहीं से खरीदा। तो वो है रियल कोऑपरेटिव। तो यहां उस चीज की जरूरत है, क्योंकि हमारी होल्डिंग इतनी छोटी होती जा रही है, तो हमें कोऑपरेटिव मार्केटिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग दोनों की जरूरत है, क्योंकि उससे आपको बार्गेनिंग पावर बढ़ती है, इकोनॉमी ऑफ स्केल। भाई आप मान लिया एक किसान जाता है, कोई भी मान लिया एक डेयरी फार्मर ही लगा लो, एक तो एक बोरी बिनौले की लाएगा, वो हाई कॉस्ट पड़ेगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उसमें इंडिविजुअल बियर करेगा। और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है आपकी, तो वो ट्रक लोड या ट्रैक्टर लोड की कैपेसिटी होगी उसकी, दे कैन बियर। उसमें आपको प्राइस बार्गेनिंग की पावर भी बढ़ेगी, वहाँ आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी डिवाइड होगी, कम खर्चा पड़ेगा।
और उधर से आपको मार्केटिंग में भी आपकी बार्गेनिंग बढ़ गई और डिस्टेंट मार्केट में आप बेचने के लिए भी कैपेबल हो गए। तो इसलिए दोनों तरफ इनपुट और आउटपुट में दोनों में बेनिफिट होता है किसान को, कोऑपरेटिव फार्मिंग और मार्केटिंग में। अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम न लेते हुए, जैसे डॉक्टर बलजीत ने जिक्र किया और मैं समझता हूँ, मेरी पर्सनल, हम डिस्कस करते ही आ रहे थे, मेरे पर्सनल व्यू हैं कि जो ये डिज़ाइन है, जो ये पॉलिसीज लाई जा रही हैं, चाहे वो सीड एक्ट के तहत, चाहे वो किसी और एक्ट के तहत, पीछे वो एटॉमिक पावर का आया था, तो वो एटॉमिक पावर में क्या है, आपने जो प्रोविज़न था सेफ्टी का, जो कंपनसेशन का, कि भाई कोई भी कंपनी अगर उसके इक्विपमेंट या मशीनरी सप्लाई करेगी, उसका अगर आपका मटेरियल सब स्टैंडर्ड है तो उस कंपनी की कोई जिम्मेवारी नहीं, वो क्लास हटा दिया। इसी तरह सीड एक्ट पे अगर हम बात करें कि भाई किसान क्यों जाए कंज्यूमर कोर्ट में, अगर वो सब स्टैंडर्ड है और आपके पास, जैसे अभी कुछ प्रांतों में किसान की आईडी बनाई जा रही है और अपने यहां भी शुरू होगी है, हरियाणा में भी। तो जब आपके पास पूरी टेक्नोलॉजी है, फार्मर का पूरा डाटा है आपके पास, फार्म रिकॉर्ड है आपके पास, एक क्लिक से आप ले सकते हैं इंफॉर्मेशन कि किस किसान ने कितने एकड़ में क्या फसल उगाई थी। अगर वो फेल्योर हुई किसान की तो उस क्लिक से ही डाटा मिल गया आपको। कंज्यूमर कोर्ट में क्यों जाए किसान? ये प्रोविजन क्यों ना हो? भाई किसान को सिद्ध करने की क्या जरूरत है? जब एक किसान की ओपन है, वो तो बिल्कुल कोई कमरे में थोड़े है बंद, एक चीज ओपन मार्केट उसमें है बिल्कुल नेचर के, और आपके सामने पूरा ड्रोन सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी है, तो उससे सारी चीज हो सकती हैं। जब आपका फार्मर का सारा आईडी के उस रूप में किसान का टोटल डाटा आ गया, तो इसी तरह आप उसको एनालिसिस कर सकते हो और दे सकते हो। इसी तरह फसल बीमा है। फसल बीमा में क्या घोटाला है? कंपनियों को अपना बेनिफिट दिया गया, कितने किसान हैं कितने सालों तक बेचारा स्ट्रगल करता रहता है कि उसको उसका कंपनसेशन नहीं मिलता। बहुत से किसान ऐसे हैं कई साल तक नहीं मिलता, और बिना उसके, जिसका एरिया ही नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा कि एक किसान किसी गांव में रहता भी नहीं, कोई फार्मिंग नहीं करता, और वो क्लेम कर जाता है कंपनसेशन। ऐसे कि बहुत मेरे ख्याल में कंप्लेंट आई, जो मैंने तो अखबारों से पढ़ी है, कि दूसरा गांव का 20 किलोमीटर बैठा है, वो कंपनसेशन ले रहा है, और जो रियल फार्मर है उसका वहां पोर्टल पे है ही नहीं नाम। ये बीमा में भी खेला जा रहा है। तो क्यों ना किसान को कंपनसेशन बिना हर्डल के, बिना कोई आनाकानी के, या बगैर मतलब धक्के खाने से कोर्टों के, क्यों खाए किसान? तो ये प्रोविजन सीड एक्ट में आना चाहिए। और मैं इस मंच से प्रार्थना करता हूं आप सभी से कि हमें ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। फार्मर जो है वो एक अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, और इसीलिए वो हर उससे, चाहे वो इनपुट में हो, चाहे वो आउटपुट में हो, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे वो मार्केटिंग में हो, हर एक जगह एक्सप्लॉइट होता है। हम
जो भी पॉलिटिशियंस हैं राज तो वही करे हैं और कर्ता धर्ता भी वही हैं और पॉलिसी के निर्माता भी वही हैं। एक तो सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमारी टॉप टू बॉटम जो पॉलिसी है, टॉप टू बॉटम ऊपर से बन के आती है। किसान के लिए पॉलिसी बनी है, किसान को पता ही नहीं है, उनका कोई नुमाइंदा ही नहीं है उसमें। एमएसपी किसान का डिसाइड हो रहा है, किसान का कोई नुमाइंदगी ही नहीं है उसमें। अगर कोई है तो वो भी सूडो फार्मर है मेरे जैसा, जिसने उसके बारे में, मैं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का ऑनरी डायरेक्टर रहा हूँ 4-5 साल और मैं उस स्कीम में मैंने काम भी किया है। इवन हमारी कहीं से नहीं थी, जबकि बेसिक डाटा हम पहुंचाते थे उनके पास। और जो हम वहाँ कोई वर्कशॉप वगैरह होती थी, कोई भी सजेशन देते थे, कोई कहीं लागू नहीं। जो आज ये बात कर रहे हैं ये C2 की, मैं हमेशा से जितना भी प्लेटफॉर्म मेरे होता, मैं हर प्लेटफॉर्म पे इस चीज को उठाता था, कभी किसी ने नहीं सुनाई की। तो फिर फायदा क्या हुआ उस वर्कशॉप का? वो तो फुटाइल एक्सरसाइज है। तो हम अपना पर्सनल इंटरेस्ट, अब क्या है, पहले गांव में पॉलिटिशियंस के पीछे हम नौकरी के लिए दौड़ते थे, नौकरियां तो खत्म होगी। तो अब हम जो हमारे ग्रीवेंसेस हैं, जो हमें फैसिलिटीज चाहिए, जिसका हमारे को पूरा हक है कॉन्स्टिट्यूशनली, उन चीजें के लिए लड़ाई लड़े, कलेक्टिव लड़ाई लड़े। और ये उदाहरण है इस बुक में उमेश सिंह जी ने पेश किया है और इसमें इन्होंने विवरण भी किया है कि भाई हमारी जो खामियां हैं वो आगे कभी भी किसी तरह की हम लड़ाई लड़ते हैं वो खामियां आगे ना आए। मैं पर्सनल मेरे व्यू हैं, आप लोगों को हो सकता है और उमेश सिंह जी को भी वो अच्छे ना लगे। मैं जो उस एजिटेशन में, किसान एजिटेशन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या, ठीक है वो आपने एक किस्म से एक बार ब्रेक लगा दिया, वही बात है एलोपैथिक बीमारी को कंट्रोल नहीं करती हो, ना ट्रीटमेंट नहीं करती, वो कंट्रोल कर लेती है फॉर द टाइम भी। तो उस एजिटेशन में आपने उन कानूनों को तो रुकवा दिया, वही दोबारा आने लग गए। सीड एक्ट के थ्रू आ गया, कल ना पावर के थ्रू आ जाएगा और मार्केटिंग के थ्रू आ जाएगा अगले उसमें। जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए था या जो उसके अंदर खामियां थी उन पर हम अड़े रहते, जो कि हो सकता है मैं गलत हूं, 25 जनवरी को वो चीज हो सकती थी अगर हम इस चीज पर ना अड़ते कि भाई ये कानून वापस लिए जाए। मेन मुद्दा था एमएसपी का। एमएसपी लीगलाइज्ड या लीगल प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिल सकती, उसको लीगलाइज्ड क्यों नहीं किया जा सकता? जब एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिनिमम रिटेल प्राइस का टैग लग सकता है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस का टैग गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये प्रोक्योर करना पड़ेगा। प्रोक्योर करने की जरूरत ही नहीं है आपने, आप एक ये प्रोविजन कर दें कानून कि भाई इस प्राइस से नीचे कोई भी ट्रेडर भी खरीद नहीं पाएगा। तो जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस आपने फिक्स कर दिया उससे नीचे ना कोई भी खरीदे, ये एक प्रोविजन है, ये लोग लीगल, यही तो डिमांड है आपकी और यही होनी चाहिए थी। इसमें दिक्कत क्या है किसान, इसको अब कौन सी खरीदती है गवर्नमेंट? एमएसपी पे कितने 23 प्रोडक्ट हैं, 23 में से 2 या 3 प्रोडक्ट खरीदती है गवर्नमेंट, बाकी तो कुछ खरीदती नहीं। और मैंने अभी डाटा बताया आपको,
जो ऑयल सीड और प्राइसेस पर जो गवर्नमेंट जोर दे रही है उसकी प्रोक्योरमेंट कितनी % है। तो जो वहां प्राइस डेफिसिट की जो प्रोविजन है जो उसको इंप्लीमेंट कर दो, उसको कहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हैं? कितने किसानों को मिलता है? मान लिया जो प्रोडक्ट आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस से, जबकि डाटा है उनके पास। एक दो एग्जाम्पल भी मैंने देखे हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में किसान को डायरेक्ट मिला वो बेनिफिट कि पोर्टल पर आपकी फसल का ब्यौरा आपने दे दिया और जो प्रोक्योरमेंट हुई, सेल हुई आपकी, मान लिया सरसों का रेट आपका 6200 रुपये है और वो मंडी में आपको 5200 रुपये में खरीदा जा रहा है, वो तो पोर्टल पर तो आ गया आपका। डिफरेंस आया जो वो 1000 रुपये का, वो किसान के पास सीधा आ जाना चाहिए। तो इस तरह का प्रोविजन क्यों ना हो? किसान क्यों धक्का खाता फिरे? क्यों किसान जगह जगह अपने दरवाजे खटखटाए? आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो जिस तरह आप हर चीज़ आपके पास है, आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हर चीज़ लिंक्ड है एक दूसरे से। इसी तरह आपका जो ये अभी आईडी बनाई जा रही है किसान की, उसमें सारी चीज़ होंगी आपकी। आपका एरिया भी होगा, आपके पास पोर्टल है, कितना एरिया आपने किसी किसान ने किस फसल के अंदर वो किया, कितना सेल किया, सेल वाला भी पोर्टल पे है। तो एक क्लिक से निकल जाएगा। क्या डिफरेंस आप किसान को मिला, वो मिलना चाहिए उसको। तो कितना जो गवर्नमेंट पेश करती है, हो सकता है आप लोगों में से कोई उस कमेटी में भी हो जो किसानों के एजुकेशन में बनाई गई थी डिस्कस करने के लिए। गवर्नमेंट वो कहती है कि भाई अगर हम ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देंगे तो इतना बजट की रिक्वायरमेंट होगी। खरीदना तो आपने तब भी इतना ही है जो आपकी रिक्वायरमेंट है, बफर स्टॉक। उससे फालतू तो खरीदते नहीं। अब भी 35% ही खरीद रहे हो आप गेहूँ, चावल, और 22% खरीद रहे हो गेहूँ। बाकी तो प्रोड्यूस ओपन मार्केट में ही सेल हो रहा है या घर के कंजम्पशन में लग रहा है। और जब वो कैलकुलेट करते हैं, गुमराह करते हैं, आपकी प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन को काउंट करते हैं और उसको एमएसपी से, प्राइस से मल्टीप्लाई करके वो दिखा देते हैं इतना बजट की जरूरत पड़ेगी। क्यों झूठ बोलते हो? क्यों मिसगाइड करते हो? तो इन्हीं शब्दों के साथ किसी का कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम। मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं, खासकर एडवोकेट उमेश जी का, कि इन्होंने इतने एफर्ट्स एक बुक फोरम में आपको पेश किए हैं। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ने की कोशिश करें। यह भी एक हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट बुक है आपकी, खासकर किसानों की। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर।